देखिए, राजस्थान का सियासी संग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा है। सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने के खिलाफ मैदान में उतरे गहलोत कैंप के विधायक अपने इस्तीफे वापस लेने के लिए तैयार नहीं है। अब सूत्रों के मुताबिक अशोक गहलोत गुट ने यह फैसला किया है कि जब तक आलाकमान दिल्ली से अशोक गहलोत के मुख्यमंत्री बने रहने का ऐलान नहीं करता, वो इस्तीफे वापस नहीं लेंगे। दरअसल पिछले कुछ दिनों में हुए हाई वोल्टेज सियासी ड्रामे के बाद माना जा रहा है कि आलाकमान अशोक गहलोत से नाराज चल। अब उनकी माफी और मान मनोबल का ज्यादा असर नहीं हुआ है और आने वाले दिनों में उनकी कुर्सी को खतरा भी हो सकता है। लिहाजा एक बार फिर से सियासी फील्डिंग शुरू हो चुकी है। तो राजस्थान का मामला भी शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार सीएम पद को लेकर खींचतान जारी है। अशोक गहलोत खेमे की तरफ से, उनके विधायकों की तरफ से ये, और साथ ही सचिन पायलट के खेमे की तरफ से ये पूरा जो बवाल देखने को मिल रहा है। लेकिन अब गेंद आलाकमान के पाले में है, निर्णय उन्हीं को लेना है। कांग्रेस ये बीजेपी के मंशूबे कभी पूरे नहीं होने देगी। बीजेपी बार प्रयास करती है कि सरकार किस प्रकार से 5 साल पूरे नहीं करे। जो उन्होंने करना था हॉर्स ट्रेडिंग, वो पूरी कोशिश कर ली। तो हमारे बंदे इतने मजबूत है, उसके बावजूद भी वो हिले नहीं। आज देखिए आप, सरकार पहले बच गई, अभी मजबूत है। 5 साल हम पूरे करेंगे और मैंने कहा छात्रों युवाओं के लिए बजट प्रस्तुत करेंगे। मैं आज फिर रिपीट करूंगा कि युवाओं को, छात्रों को, प्रदेशवासियों को मैं दिल से अपील करता हूं कि वो जिनके दिमाग में जो सुझाव हों वो सीधा मुझे भेजें। मैं चाहूंगा कि हम वो योजना लेके आए जो कि लोगों के दिलों में क्या है, क्योंकि अगला जो देश का भविष्य है वो युवा पीढ़ी पर है। तो ये तनातनी लगातार जारी है, खेल खत्म नहीं हो रहा है, अलबत्ता बढ़ता ही जा रहा है। चलिए इस पर अपडेट हासिल करते हैं और सीधा रुख करते हैं अपने सहयोगी, अपने संवाददाता का। शरद कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शरद, ये खेल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अभी सियासी गहमा गहमी कहां तक पहुंची है? क्योंकि आप राजस्थान में मौजूद हैं, तो अभी जमीनी हकीकत क्या है? मुख्यमंत्री पद को लेकर ये रेस, ये जंग कहां तक चलेगी? देखिए, रविवार को जो ट्रेलर दिखाया था मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, उसकी पिक्चर बाकी है। केसी वेणुगोपाल ने 2 दिन का वक्त दिया था ये बताने के लिए कि मुख्यमंत्री कौन होगा हम बताएंगे, लेकिन इससे पहले ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये बता दिया कि मुख्यमंत्री मैं ही रहूंगा। और एक बड़ी खबर ये बता दूं कि अशोक गहलोत के गुट के 10-12 जो मंत्री विधायक हैं, उन्होंने साफ कर दिया है कि हम इस्तीफा वापस नहीं लेंगे तब तक जब तक अशोक गहलोत के नाम की घोषणा केसी वेणुगोपाल नहीं कर देंगे कि यही मुख्यमंत्री रहेंगे। यानी भले ही कह रहे हैं कि बात सोनिया गांधी की मानेंगे, मगर बात अपनी ही करेंगे। इसको लेकर यहां पर भ्रम की स्थिति बनी हुई है। अफसोस हालत यह है कि आज 4 दिन हो गए राजस्थान सरकार छुट्टी पर है। मंत्री जो इस्तीफा दे दिए हैं वो कार्यालय नहीं जा रहे हैं, काम नहीं हो रहा है। ऐसी उहापोह की स्थिति बनी हुई है। उधर जो सचिन पायलट का खेमा है वो कह रहा है कि कांग्रेस आलाकमान ने 6 सर्वे कराए हैं जुलाई से लेकर अब तक, और उन सर्वे में आया है कि सचिन पायलट सबसे पॉपुलर हैं। अब इसमें अशोक गहलोत कह रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री पद छोड़ेंगे नहीं, और सचिन पायलट का खेमा कह रहा है कि हम पीछे हटेंगे नहीं, तो ये सरकार गिरेगी, कोई बीच का रास्ता निकलेगा। ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है किसी को। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीधे सीधे जो चुनौती उस रात को दी थी, और उन्होंने कहा था मैं अंदर तक हिल गया हूं, कांग्रेस पूरी हिली हुई है और ये समझ में नहीं आ रहा है किसी को कि यहां से आगे का रास्ता है क्या। अब लगता है मुझे कि सब इंतजार करेंगे, शाम 6 बजे वक्त हो जाएगा केसी वेणुगोपाल के उस वक्त का कि जिन्होंने कहा था कि 2 दिनों में हम बता देंगे कि राजस्थान का सीएम कौन होगा। जी, अनुशासनात्मक कार्रवाई की भी बात चल रही थी, दबाव की राजनीति देखने को मिल रही है, लेकिन इस बीच सचिन पायलट की खामोशी, उनका धैर्य, उनका पेशेंस किस तरफ इशारा देता है? उनके समर्थकों की भी चुप्पी, इंतजार किस बात की? देखिए संदेश साफ है, सचिन पायलट के साथ कांग्रेस आलाकमान है। अब ये हम लोग ये पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि ये स्थिति क्यों है कि अशोक गहलोत कांग्रेस आलाकमान से अलग हो चुके हैं।
उसमें जो हमारे सूत्रों के अनुसार पता चला है कि जुलाई से अब तक जितने सर्वे हुए हैं उसमें सचिन पायलट को सबसे लोकप्रिय नेता बताया गया है। और ये जो अशोक गहलोत के कांग्रेस अध्यक्ष बनने की बात हो रही थी उसमें भी ये सर्वे के आधार पर ही हो रही थी। 60% लोगों ने कहा था कि अशोक गहलोत को कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष होना चाहिए था, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे उसमें नीचे थे। मगर इस तरह की स्थितियां बनी कि सर जी शरद, ये सब कुछ तय होता है, संख्या बल निर्धारित करता है। तो संख्या बल की अगर मैं बात कर दूं, आप जयपुर में चुकी हैं, सूत्रों के मुताबिक भी जानकारी मिल रही है और कई जगह पर आप पूछताछ भी की होगी, गहनता से छानबीन भी की होगी। अगर आंकड़ों की बात कर ले तो कुल कितने विधायक किस खेमे से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं? सचिन पायलट के पास कितने समर्थक होंगे और अशोक गहलोत के पास कितने संख्या पूछ लिया ये बहुत बड़ा प्रश्न पूछ लिया आपने आशुतोष, इसलिए कि जो वहां पर इस्तीफा लिख कर आए थे वो अजय माकन को फोन कर रहे हैं, हम पार्टी के साथ हैं, फिर वो सचिन पायलट को भी फोन कर ले रहे हैं, फिर अशोक गहलोत को भी फोन कर ले रहे हैं। तो ये सारे के सारे फेंस पर बैठे हैं कि कांग्रेस आलाकमान फैसला क्या लेगा। और इसीलिए जो हमारी खबर है उसके अनुसार जो हमें सूचना मिली है कि बहुत जल्दी विधायक दल की बैठक बुलाने की घोषणा होगी, जिसमें 1-to-1 विधायकों से राय ली जाएगी और एक लाइन का प्रस्ताव पारित किया जाएगा। जो 75 साल की परंपरा टूटी थी कांग्रेस में, वो परंपरा स्थापित की जाएगी, इसलिए कि कांग्रेस आलाकमान का इकबाल बुलंद हो। और इसकी घोषणा मुझे लगता है कि आज केसी वेणुगोपाल कर देंगे या फिर कल कर देंगे। और इस तरह से दोनों पक्ष जो है एक ग्राउंड पर आकर सहमत होगा कि हम विधायकों की राय पर आगे बढ़ेंगे। ये एक तरीका है आगे निकलने का, जिसे मुझे लगता है कि आज शाम तक घोषणा हो जानी चाहिए, ऐसा कहा जा रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया शरद कुमार, इस पूरी खबर पर दर्शकों तक अपडेट पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात दौरे के दौरान राजस्थान के सीमाई इलाके में भी गए और जहां वो एक कार्यक्रम में जनता के सामने दंडवत हुए। गहलोत ने मोदी के इस अंदाज पर भी चुटकी ली है। व्यक्ति की है, सिंपल सिंपलिसिटी की है, जो मेरी इमेज बचपन से रही है। ठीक है, तो मोदी जी आने वाले वक्त में क्या मुकाबला कैसे करेंगे? वो मुझसे ज्यादा हम्बल दिखना चाहते हैं। क्या तुक था कल? भगवान करे उनको वो हम्बल रहे, भगवान करे पूरे देश के अंदर मैसेज देवे। हम बार बार उनसे मांग कर रहे हैं कि आप भाईचारे का, प्यार का, मोहब्बत का संदेश दो और ये कहो मैं इंट्रा किसी कीमत बर्दाश्त नहीं करूंगा। मेरे मैसेज को तो अभी दे नहीं रहे, वो मेरी सलाह को मान नहीं रहे और 3 बार दंडवत करके क्या बताना चाहते हो? तो हम जानते हैं कि आप प्राइम मिनिस्टर देश के हो, आपका मान सम्मान है। आप अगर अपील करोगे देशवासियों से उसका असर होगा, मैं खुद स्वीकार कर रहा हूँ। मेरा होगा उससे ज्यादा उनका होगा, कि वो प्राइम मिनिस्टर देश के हैं। तो मुझसे ज्यादा हम्बल कैसे हो सकते हैं अशोक गहलोत? राजस्थान के आबू रोड सभा में देरी के कारण प्रधानमंत्री ने रखा कानून का ख्याल। देखिए, रात 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर रोक के कारण, पाबंदी के कारण प्रधानमंत्री ने भाषण नहीं दिया और इसके लिए माफी भी मांगी जनता के बीच। और आज अशोक गहलोत इस मसले पर भी सामने आ गए। दोबारा यहाँ फिर से आऊंगा और आपका ये जो प्यार है उसे मैं ब्याज समेत चुकता करूंगा। प्रधानमंत्री ने यह वादा राजस्थान से किया। राजस्थान के उस छोटे से शहर सिरोही से, उस आबू रोड से जो गुजरात की सीमा से लगता है। अंबाजी के दर्शन के बाद प्रधानमंत्री मोदी सीधे राजस्थान के आबू रोड पहुंचे थे। रात के 10 बज चुके थे। प्रधानमंत्री के सम्मान में पूरा इलाका उमड़ा था, मंच सजा था। नेता प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित कर चुके थे। लोग भी उम्मीद कर रहे थे कि अब प्रधानमंत्री उन्हें संबोधित करेंगे और हौसला अफजाई करेंगे, लेकिन पीएम मोदी ने बता दिया कि कानून व्यवस्था सर्वोपरि है। प्रधानमंत्री मोदी ने विशाल सभा को संबोधित करने के लिए माइक का इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि रात के 10 बज चुके थे। वो कोई भी नियम तोड़ना नहीं चाहते थे, लिहाजा उन्होंने भावुक होकर जनता जनार्दन का अभिवादन किया और लोगों से माफी मांगी। फिर उन्होंने लोगों से वादा किया कि उनका प्यार हमेशा हमेशा याद रहेगा और वो एक बार फिर जरूर उनके बीच आएंगे।
मुझे मालूम नहीं है, राजस्थान में नवरात्रि में यह अवसर लोगों को नहीं दिया गया है। अब मुझे पहुंचने में देर हो गई, अब 10 बज गए हैं। मेरी आत्मा कहती है कि मुझे कानून नियम का पालन करना चाहिए और इसलिए मैं आप सबकी क्षमा मांगता हूं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं दोबारा यहां फिर से आऊंगा और आपका ये जो प्यार है उसे मैं ब्याज समेत चुकता करूंगा। भारत माता की, भारत माता की। पूरा सिरोही मोबाइल टॉर्च जलाकर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत कर रहा था। ऐसा पल देखकर प्रधानमंत्री मोदी खुद को रोक नहीं पाए। वो लोगों के करीब पहुंचे और वहां भी अभिवादन किया। प्रधानमंत्री मोदी 2 दिनों के दौरे पर गुजरात पहुंचे थे, जहां अंबाजी मंदिर में उनका आखिरी कार्यक्रम था। इसके फौरन बाद वो महज 20 किलोमीटर दूर राजस्थान के आबू रोड पहुंचे थे। उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी बनासकांठा के अंबाजी में आयोजित भव्य कार्यक्रम में शामिल हुए। शक्तिपीठ में पहुंचकर प्रधानमंत्री महाआरती के साक्षी बने। उन्होंने लेजर शो देखा। तकनीकी का इस्तेमाल कर पहाड़ों पर माता की तस्वीर बनाई गई, जो बेहद लुभावनी थी। प्रधानमंत्री मोदी ने लेजर शो के दौरान आरती भी की। अंबाजी में गब्बर तीर्थ में भी प्रधानमंत्री मोदी ने पूजा अर्चना की, जलार्पण किया, आरती भी की। शक्ति के प्रतीक तलवार को नमन भी किया। अंबाजी में भी प्रधानमंत्री मोदी का जबरदस्त स्वागत हुआ। वहां मुस्लिम समाज ने भी स्वागत में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। जिस वक्त प्रधानमंत्री का काफिला सड़क से गुजर रहा था, उस वक्त किनारे बड़ी संख्या में मुस्लिम भी खड़े थे। नगरवासी फूलों की बारिश कर प्रधानमंत्री का वेलकम कर रहे थे। इस दौरे पर प्रधानमंत्री ने अंबाजी को 7200 करोड़ की योजनाओं का तोहफा दिया। अंबाजी से मिलन शर्मा और गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। चले आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं शशि थरूर की। तो शशि थरूर ने यह खुलासा कर दिया है कि वो कांग्रेस अध्यक्ष पद पर चुनाव क्यों लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि चुनाव पार्टी के लिए अच्छे हैं, फ्री और फेयर इलेक्शन होने चाहिए। जब ये इलेक्शन चुनाव के बारे में एक अनाउंसमेंट हुई, मेरा कोई इरादा नहीं था। मैं एक आर्टिकल लिखा था उस वक्त, अंग्रेजी में, हिंदी में, मलयालम में, जिसमें मैंने कहा कि चुनाव अच्छे हैं पार्टी के लिए। और मैं बताया कि क्या क्या कारण है कि चुनाव अच्छा होगा। उसके बाद मुझे आश्चर्य हुआ कि बहुत लोग, हमारे पार्टी के साधारण कार्यकर्ता मुझे संपर्क करके बताने लगे कि आप ही लड़ना चाहिए। तो मैंने कहा क्यों? नहीं, कहा कि देखिए आपने जो लिखा है इसमें ये ठीक है, बट ये भी पॉइंट है कि आप जानना चाहिए कि पार्टी के जो ट्रेडिशनल वोटर्स हैं, जो हर बार हमें वोट देते हैं, आपका एक अपील है उनसे अतीत, तो आप जरा लड़िए। तो मैं इसके बारे में सोचने लगा, मैं लोगों से बात करने लगा। मुझे लगा कि ठीक है, इसमें शायद कुछ लॉजिक है, लेकिन मैं जानना भी चाहता था कि क्या ये असली चुनाव होने वाला है या पार्टी चाहते हैं कि कोई कंसेंसस में सब तय हो जाए। तो मैं कांग्रेस अध्यक्ष से मिले और उन्होंने मुझे बताया बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम कोई आधिकारिक उम्मीदवार को नहीं रखने वाले हैं। सारे व्यक्ति अपने ही व्यक्तित्व पे ये चुनाव पे लड़े। और इस बीच खबर गाजियाबाद से, जहां गाजियाबाद में झूला टूट गया है। घटना कल रात की बताई जा रही है, जिसका वीडियो अब सामने आया है। हादसे में 5 लोग जख्मी हो गए हैं, इसमें 3 बच्चे शामिल हैं और ये सभी एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। जी हां, ये बड़ी खबर है, जहां गाजियाबाद से, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से ये झूला टूटने से हादसा हो गया है, जहां एक ही परिवार के 5 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। देखिए तस्वीर आ गई है।
और अब खबर दिल्ली से, जहां दिल्ली में 25 अक्टूबर से उन लोगों को पेट्रोल नहीं मिलेगा जिनके पास पीयूसी सर्टिफिकेट नहीं होगा। जहां सर्दियों में दिल्ली में प्रदूषण से बचाने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है, फैसला लिया है। जिनके पास भी पॉल्यूशन कंट्रोल सर्टिफिकेट नहीं होगा उन्हें पेट्रोल और डीजल नहीं मिलेगा। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नए नियमों के बारे में भी बताया, आपको हम सुनवाएंगे भी। हमारे साथ दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय हैं, जिन्होंने इस बात की घोषणा की और जल्द ही केजरीवाल सरकार इसका नोटिफिकेशन भी जारी करने जा रही है। लेकिन इस पर कैसे विचार हुआ, क्यों ये तैयारी की जा रही है, ये एक बड़ा सवाल है। देखिए, दिल्ली के अंदर प्रदूषण के खिलाफ अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में लगातार काम हो रहा है। अभी सरकार ने 15 पॉइंट एक्शन प्लान जारी किया है, लेकिन दिल्ली में जो प्रदूषण होता है उसमें व्हीकल पोल्यूशन, गाड़ियों का प्रदूषण एक बड़ा फैक्टर है, जिसको लेकर के कई लगातार सरकार काम कर रही है। पीयूसी चेकिंग के लिए लगातार जो है टीमें लगी हुई हैं, लेकिन ये देखा गया है कि बहुत सारे लोग लापरवाही बस अपना पीयूसी सर्टिफिकेट रिन्यूअल नहीं कराते हैं और गाड़ियों से जो है वो पोल्यूटेड जो है वो धुआं निकलता रहता है। तो इसलिए एक ये अनुमान है कि खास तौर से जब एयर क्वालिटी वेरी पुअर सिचुएशन में पहुंचती है तो उस समय स्थिति काफ़ी खराब हो जाती है। इसलिए सरकार की तरफ से पिछले मार्च के महीने से इस पर विचार चल रहा था और उस विचार के अनुसार मार्च में हमने जो है सबसे पहले पब्लिक नोटिस जो है वो जारी हुआ था लोगों की ओपिनियन के लिए, और लोगों की तरफ से, पब्लिक की तरफ से भी ओपिनियन आया, डिपार्टमेंट्स की तरफ से भी हमने अलग अलग डिपार्टमेंट्स के ओपिनियन लिए। सुझाव आपको मिले तो क्या सुझाव थे? सुझाव में ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपके लिए अभी भी प्लान में है, जिनके लिए आपको तैयारी करनी है? देखिए, उसमें दो तरह के, एक तो काफी लोग इसके फेवर में है कि जो लोग लापरवाही करते हैं उनको लोगों की जिंदगी के साथ खेलने का नहीं है, इसलिए लागू किया जाए। लेकिन कई जिस तरह से पेट्रोल पंप जो एसोसिएशन हैं, भोपाल में एक बाबा ने भू समाधि ले ली। पुलिस प्रशासन के बार बार मना करने पर भी बाबा नहीं माने और समाधि में चले गए। उनके घर वालों का कहना है कि समाधि के लिए 10 दिनों से उन्होंने अन्न त्याग दिया था। अब बाबा जमीन के 7 फीट अंदर हैं। सोमवार को सुबह 10 बजे बाहर निकलेंगे। जहां तो 4G हुआ पुराना, अब 5G का आ गया जमाना। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। दोपहर के 2:30 बज रहे हैं, आप देख रहे हैं आज तक और मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5G नेटवर्क की लॉन्चिंग के वक्त के यूपीए सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा है कि 2G और 5G में नीयत का फर्क है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2G, 3G, 4G के लिए भारत दूसरे देशों पर निर्भर था, लेकिन 5G के साथ देश इतिहास बना रहा है। और सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री ने आने वाले वक्त में भारत के कदम की जमकर सराहना की है। अर्थव्यवस्था के लिहाज से भी ये 5G टेक्नोलॉजी एक क्रांति के तौर पर लेकर आ रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी बीच यूपीए को घेरा भी है, इशारों में बहुत कुछ कह दिया। कहते हैं 5G की लॉन्चिंग के वक्त प्रधानमंत्री ने यूपीए पर जब हमला बोला, 2G और 5G की नीयत में यही फर्क है। उन्होंने कहा कि ये 2G वाली नीयत नहीं है, ये 5G की नीयत है और यही बहुत बड़ा फर्क है। 5G के लॉन्चिंग के वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीए गवर्नमेंट को घेरा है और 2G और 5G की नीयत में यही फर्क भी बताया। किस तरह से हमला बोला आपको हम सुनवाते हैं, सीधा सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। आज टेलीकॉम सेक्टर में जो क्रांति देश देख रहा है वो इस बात का सबूत है कि अगर सरकार सही नीयत से काम करे तो नागरिकों की नीयत बदलने में देर नहीं लगती है। 2G की नीयत और 5G की नीयत में यही फर्क है। देर आए दुरुस्त आए। तो पीएम ने 2G और 5G को कैसे कनेक्ट किया आपने देख लिया, लेकिन किन किन शहरों में इसकी शुरुआत होने जा रही है। भारत के अभी फिलहाल बड़े शहरों में इसकी शुरुआत होने जा रही है, आपको हम बताते हैं।
ये क्षेत्र कौन से होंगे? सबसे पहले मेट्रोज को उठा लीजिए, जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, यहां से इसकी शुरुआत होने वाली है। और ये जो आप देख रहे हैं, आपको हम दिखा रहे हैं अपने बीच में बाकायदा ग्राफिक्स के जरिए, आप इस पर नजर भी डाल सकते हैं। और ये वो 5G वाली जगह हैं, ये वो चुनिंदा शहर हैं जहां से इसकी शुरुआत हो रही है। बड़ी कंपनियों ने इस पर काम करना शुरू कर दिया है। इसमें दिल्ली है, यानी देश की राजधानी, उत्तर प्रदेश की राजधानी की अगर बात कर ले लखनऊ, और वहीं पंजाब हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, वहां की अगर बात कर ले तो वहां भी इसकी शुरुआत हो रही है, यानी कि देश के बड़े शहरों में इसकी शुरुआत हो रही है। वहीं गुजरात का कौन सा शहर है इसमें? अहमदाबाद पर नजर डालिए। और दिल्ली एनसीआर का एक और बड़ा शहर है, यानी कि गुरुग्राम, हरियाणा में आता है, यहां भी इसकी 5G टेक्नोलॉजी की शुरुआत हो रही है, यानी कि वहां के जो लोग हैं, जनता, इसका लुत्फ उठा सकते हैं। और बेंगलुरु की बात कर लें तो बेंगलुरु में भी इसकी शुरुआत हो रही है। लेकिन कितना फर्क हो जाएगा 4G और 5G में इस बदलाव से, कितनी क्रांति है, आपको हम दिखाते हैं एक स्पेशल रिपोर्ट, क्योंकि डेटा और इससे जुड़ी हुई हर एक जानकारी इस स्पेशल रिपोर्ट में आपको मिलने वाली है। देखें। अब नो बफरिंग, अब नो फ्रीजिंग, अब स्पीड अमेजिंग। कॉल ड्रॉप तो भूल ही जाइए, ये सब गुजरे जमाने की बात हो गई। अब नया जमाना है, 5G वाला जमाना। अब सुपर रफ्तार होगी, 2 घंटे की फिल्म सिर्फ 2 सेकंड में डाउनलोड हो जाएगी। देश में नई मोबाइल क्रांति आ गई। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली इंडिया मोबाइल कांग्रेस में 5G मोबाइल सेवा लॉन्च की। रिमोट बटन दबाकर पीएम ने नई मोबाइल क्रांति लाइन किया। इसके साथ ही देश के 13 शहर में मोबाइल को सुपर रफ्तार मिल गई। आज देश की ओर से, देश की टेलीकॉम इंडस्ट्री की ओर से 130 करोड़ भारतवासियों को 5G के तौर पर एक शानदार उपहार मिल रहा है। 5G देश के द्वार पर नए दौर की दस्तक लेके आया है। 5G अवसरों के अनंत आकाश की शुरुआत है। मैं प्रत्येक भारतवासी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। वे इस बात को समझ लेंगे भाई ये कि इसको तो इतना 5G सेवा लॉन्च होते ही प्रधानमंत्री 5G से मुंबई के एक स्कूल से जुड़े और बच्चों से बात की। और क्या इसका उपयोग हो सकता है? तुम्हें क्या विचार आता है? ये सब देखने के बाद, करने के बाद तुम्हें क्या विचार आता है? हम जो किताबों में पढ़े हैं उन्हें असली में अनुभव कर पाए, वो भी अपने ही स्कूल में। इससे पढ़ाई में हमारी रुचि और बढ़ गई है और हमें नई नई चीजें सीखने का मन है। सबसे पहले देश के 13 शहर 5G मोबाइल सेवा से जुड़े। ये शहर हैं दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़, चेन्नई, गांधीनगर, गुरुग्राम, हैदराबाद, जामनगर, लखनऊ, पुणे, कोलकाता। मोबाइल की नई क्रांति से भारत भी स्पीड मोड पर सवार हो गया। अब इंटरनेट की हाई स्पीड वाली हो गई। पल भर में फिल्म डाउनलोड हो जाएगी। बिना बफरिंग के YouTube वीडियो चलेंगे। वीडियो HD क्वालिटी की होगी। इमरजेंसी सेवा में मदद मिलेगी। 5G से हर क्षेत्र को फायदा होगा, फिर चाहे मोबाइल प्रोडक्शन है या फिर शिक्षा, सुरक्षा हो या जीवन शैली, कंस्ट्रक्शन हो या भारी उद्योग हो। ऐश्वर्या पालीवाल के साथ आज तक ब्यूरो। तो रफ्तार, स्पीड सब कुछ बदलने वाली है। देखिए 5G लॉन्चिंग के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंटरनेट के सुपर स्पीड का जायजा भी लिया है। आपको हम दिखाते हैं वो डेमो जिसमें दिखेगा 5G का कमाल।
सभी की तालियों के बीच में यहाँ पर स्वागत करते हैं 5G सर्विसेज का। माननीय प्रधानमंत्री जी नमस्ते। टीचर नहीं है तो फिर क्या करोगे? तो हम इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से सीख सकते हैं। सक्सेना जी, आप टनल पे पहुंच गए हैं? जी हाँ, मैं इस वक्त मेट्रो की टनल में मौजूद हूँ। 5G क्रांति के लॉन्च के साथ ही इसकी झलक भी दिख गई। यहाँ पर स्वागत करते हैं 5G सर्विसेज का। प्रधानमंत्री की मौजूदगी में नई मोबाइल क्रांति के फायदे दिखाए गए। डेमो नंबर 1, मुंबई के स्कूल से कनेक्शन। 5G के लॉन्च होते ही प्रधानमंत्री सबसे पहले मुंबई के स्कूल से जुड़े, बच्चों से बात की। अच्छा, आपको कौन सा सब्जेक्ट पसंद है और आप चाहोगी कि इस प्रकार की टेक्नोलॉजी से वो सब्जेक्ट आपको पढ़ने के लिए मिल जाए? मुंबई के स्कूल में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी मौजूद थे। अच्छा बताइए, ये जो शिक्षक आपके सामने नहीं है और इस प्रकार से पढ़ना है, तो आपको लगता है कि पढ़ सकते हैं? हाँ सर, पढ़ सकते हैं। डेमो नंबर 2, टनल तक नेटवर्क। दूसरे डेमो में प्रधानमंत्री दिल्ली के कंस्ट्रक्शन साइट टनल से जुड़े, जहां उन्होंने सीधे एक मजदूर से बात की। नमस्कार माननीय प्रधानमंत्री। नमस्कार जी, नमस्कार जी। क्या शुभ नाम है आपका? सर, यहाँ पर काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का। ये टनल के काम में ये नई टेक्नोलॉजी आपको कैसे काम आ रही है? सर, बहुत ही उन्नति के लिए काम आएगी सर। बहुत ही मेहनती है सर, हमें हर तरह के निर्देश दे करके बताया जा रहा है सर। डेमो नंबर 3, मंच पर आ गया काशी का स्कूल। और आखिर में प्रधानमंत्री ने 5G का अनुभव तब किया जब वाराणसी के स्कूल की बच्ची से बात की। माननीय प्रधानमंत्री जी नमस्ते। और वो होलोग्राम टेक्नोलॉजी से मंच पर आ गई। आपने क्या अनुभव किया जब सोलर सिस्टम की तरफ आप काम करना शुरू किया? तो हमने जैसे ही VR में देखा, हमें ऐसे लगा कि पूरा सोलर सिस्टम हमारे आंखों के सामने है। हमने सैटर्न के रिंग्स देखे और मंगल ग्रह पर तो हम उतर ही गए। बड़ा अच्छा अनुभव रहा। ये है टेक्नोलॉजी का पावर, जिसने अवसरों के कई दरवाजे खोल दिए। आज तक ब्यूरो। हाई स्पीड मोबाइल सर्विस का बेसब्री से इंतजार कर रहे यूजर्स 5G प्लान के लिए ज्यादा रकम तक चुकाने को तैयार हैं। एरिक्सन की एक स्टडी में दावा किया गया है कि भारत के 30 करोड़ 5G स्मार्टफोन यूजर्स में से 10 करोड़ अगले साल तक नई सर्विस का हिस्सा बन जाएंगे। इस बार के फेस्टिव सीजन में टेलीकॉम कंपनियां देश में पहली बार 5G सर्विस लॉन्च करके बड़ा धमाका कर सकती हैं। वैसे भी भारत में 5G स्मार्टफोन यूजर्स का आंकड़ा 30 करोड़ के पार निकल चुका है। ऐसे में इन सभी को 5G का बेसब्री से इंतजार है। इनमें से करीब आधे तो 5G के लिए ज्यादा रकम भी चुकाने को तैयार हैं। एरिक्सन के एक सर्वे में दावा किया गया है कि भारत में 5G के लिए लोग मौजूदा प्लान के मुकाबले 45% तक ज्यादा भुगतान करने के लिए तैयार हैं। ये आंकड़ा इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है कि दुनिया में चीन के बाद भारत सबसे बड़ा स्मार्टफोन बाजार है। सर्वे में दावा किया गया है कि लोगों की 5G में बढ़ती दिलचस्पी टेलीकॉम कंपनियों के एवरेज रेवेन्यू प्रति यूजर यानी ARPU में बढ़ोतरी करके इनकी कमाई बढ़ाने का काम करेगी। हालांकि लोगों का ये जोश 5G को बढ़ाने में तभी कामयाब होगा जब कंपनियों का 5G नेटवर्क उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन करेगा। सर्वे के मुताबिक 5G सर्विस का इस्तेमाल करने की योजना बनाने वाले लोगों में से 36% बेस्ट टेलीकॉम ऑपरेटर की सेवाएं लेना चाहते हैं, जबकि 5G स्मार्टफोन रखने वाले करीब 60% लोग कवरेज पर नई इनोवेटिव एप्लीकेशंस मुहैया कराने वाले प्रोवाइडर को तरजीह देंगे। प्रॉमिस ऑफ 5G नाम के इस रिपोर्ट के जरिए एरिक्सन कंज्यूमर लैब ने शहरों में रहने वाले 30 करोड़ स्मार्टफोन ग्राहकों की सोच को समझने की कोशिश की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 5G की शुरुआत ग्राहकों के साथ होगी और फिर ये सेवा उद्योगों तक पहुंचेगी। इसकी वजह है कि 5G को लेकर भारतीय ग्राहक एकदम तैयार हैं। इसकी वजह है कि अमेरिका और ब्रिटेन के ग्राहकों के मुकाबले भारतीय ग्राहक 5G सेवा का फायदा उठाने के लिए दोगुने जोश से तैयार हैं। अमेरिका और ब्रिटेन में 5G सेवा शुरू हो चुकी है
और भारत में ये दिवाली से पहले आ सकती है। भारतीय 5G का किस शिद्दत के साथ इंतजार कर रहे हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि बीते 2 साल में भारत में 5G हैंडसेट रखने वाले स्मार्टफोन यूजर्स की संख्या 3 गुना बढ़ी। एरिक्सन की स्टडी के मुताबिक 10 करोड़ से ज्यादा 5G स्मार्टफोन धारक तो 2023 में 5G सेवा लेने के लिए तैयार हैं। हालांकि टेलीकॉम कंपनियों के लिए एरिक्सन के इस रिपोर्ट में एक खास सलाह भी है कि अगर ये 5G सर्विस की क्वालिटी पर फोकस करेंगी तभी वो इस क्रांति का फायदा उठा पाएंगी। आदित्य केराना, आज तक। ऑनलाइन लॉटरी में बीते 3 साल में लोगों ने 58,000 करोड़ रुपए की भारी भरकम राशि जीती है, लेकिन इसके बावजूद सरकार को लोगों ने इस कमाई पर 1 भी रुपए का टैक्स नहीं दिया है। अब इस तरह की कमाई करने वालों को आयकर विभाग नोटिस भेज रहा है। ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर पर टैक्स चोरी और फर्जीवाड़े के बड़े गेम का खुलासा हुआ है। ऑनलाइन गेमिंग के जरिए पिछले 3 साल में लोगों ने करीब 58,000 करोड़ रुपए की भारी भरकम रकम जीती है, लेकिन हैरानी की बात है कि इतनी बड़ी रकम पर सरकार को 1 भी रुपए का टैक्स नहीं मिला है। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ऑनलाइन गेम खेलने और जीतने वालों को नोटिस भेजना शुरू कर दिया है। ये नोटिस इनकम और टैक्स में अंतर होने वालों को भेजे जा रहे हैं। अगर इस दौरान गड़बड़ी मिलती है तो फिर ईडी इस पर कार्रवाई करेगा। सरकार कह रही है कि आप 28% टैक्स दीजिए रूल 31A के हिसाब से ग्रॉस गेमिंग वैल्यू के ऊपर, जबकि कंपनियां पे करना चाह रही हैं 18% ऑन ग्रॉस गेमिंग रेवेन्यू पर। दूसरा सरकार का एलिगेशन यह है कि आपने फेक इनवॉइसेस और बैकडेटेड विनर्स डिक्लेयर किए हैं, तो इसके लिए उन्होंने विनर्स को भी नोटिस इशू किए प्लस कंपनियों को भी इशू किए। तीसरा इशू जो है वो गेम ऑफ स्किल का है कि क्या रम्मी, हॉर्स रेसिंग, ब्रिज और जो फैंटेसी गेम्स हैं जो ये कंपनियां चलाती हैं, क्या ये गेम ऑफ स्किल में आती हैं या नहीं आती हैं। रकम जीतने वालों पर जहां आयकर विभाग की नजर है, वहीं जीएसटी न चुकाने वाली कंपनियों पर सख्ती की जा रही है। जीएसटी चोरी में बेंगलुरु की ऑनलाइन गेमिंग कंपनी गेम्सक्राफ्ट टेक्नोलॉजी को 21,000 करोड़ रुपए का नोटिस भेजा है। इनडायरेक्ट टैक्स के इतिहास में ये अब तक का सबसे बड़ी रकम वाला नोटिस है, जिसमें 2017 से 30 जून 2022 के दौरान जीएसटी न चुकाने का आरोप है। जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय ने पिछले नोटिस में कहा था कि कंपनी ने टैक्स चुकाने के लिए गलत गणना की है। सट्टे से जुड़ी 77,000 करोड़ रुपए की रकम पर 28% टैक्स लगता है। इसके साथ ही इस कंपनी पर कार्ड, कैजुअल, रमी कल्चर, गेम जी, रमी टाइम जैसे फैंटेसी गेम से ऑनलाइन सट्टे को बढ़ावा देने का भी आरोप है। ईडी भी इस तरह की कंपनियों पर कार्रवाई शुरू कर चुका है। ईडी ने ऑनलाइन गेमिंग से काला धन सफेद करने और ग्राहकों के खातों से अवैध ढंग से पैसा काटने पर कोडा पेमेंट्स इंडिया और गरीना फ्री फायर के 3 ठिकानों पर छापेमारी की और इनके बैंक खाते भी फ्रीज किए, जिनमें 68.53 करोड़ रुपए थे। कोडा पेमेंट्स पर 2 और गरीना पर 1 केस दर्ज है। सिंगापुर की कंपनी गरीना फ्री फायर गेम को सरकार ने फरवरी में भारतीयों का डेटा चेन भेजने के आरोप में 54 मोबाइल ऐप के साथ प्रतिबंधित किया था। ईडी के मुताबिक ये कंपनियां भारत से बाहर पैसा भेजने का रास्ता बन गई हैं। कोडा पेमेंट्स ने ग्राहकों से 2,850 करोड़ रुपए वसूल कर 2,265 करोड़ बाहर भेज दिए हैं। यूजर्स से डिजिटल टोकन बेचने के नाम पर पैसा काटा गया और पॉपअप नोटिफिकेशन क्लिक करते ही पैसा कटता जाता है। इसके अलावा यूनिकॉर्न स्टार्टअप गेम्सक्राफ्ट टेक्नोलॉजी पर भी 6 साल से जीएसटी न देने का खुलासा हुआ है। कंपनी ने जुए के लिए ग्राहकों को फर्जी इनवॉइस भी जारी किए। फॉरेंसिक जांच में खुलासा हुआ है कि ग्राहकों के वॉलेट में रकम आने के बाद उसे निकालने का कोई तरीका नहीं है। हैरानी की बात है कि 7 महीने पहले बैन की जा चुकी ये कंपनी अपना काम जारी रखे हुए है। दूसरी कंपनी यूजर से 2,850 करोड़ रुपए वसूल चुकी है। अब ईडी ने इन कंपनियों पर शिकंजा कसा है। आज तक ब्यूरो।